नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स के 5 से 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आज के साइंस एंड टेक का आर्टिकल। देखिए, आज के द हिंदू के एडिशन में एक ही साइंस एंड टेक का आर्टिकल छपा है। काफी ट्रिकी है वो, मुझे उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम लग गई, तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो डिटेल में इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में लेक्चर की पीडीएफ अपडेट हो चुकी है, हर्षित द्विवेदी वीडियोस। अगर आप टेलीग्राम में सर्च मारेंगे या फिर यूट्यूब में अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेट्स। उसके साथ साथ एक और अपडेट है दोस्तों, ये पर्टिकुलर पीडीएफ मैं और प्रोफेशनल तरीके से बना रहा हूं। जो डेली के बेसिस पे मेरे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल के जो लेक्चर आते हैं ना, तो डेली के बेसिस पे जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूं उसको मैं और प्रोफेशनल कराने की कोशिश कर रहा हूं और अट्रैक्टिव और कैची कराने की कोशिश कर रहा हूं। पहले जिस फॉर्मेट में पीडीएफ आती थी उनसे एक स्टेप और बेटर करने की उसको कोशिश करूंगा। तो ये जो प्लेन फॉर्मेट में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के साथ पीडीएफ दी जाती है डेली के बेसिस पे, इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, थोड़ा समय दीजिए, 7-8-10 दिन का। धीरे धीरे करके उसको रिफाइन करूंगा, क्योंकि हायरिंग करनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, कंटेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ये ग्रेविटेशनल वेव्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर थीम को समझना अपने आप में बहुत मुश्किल है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके काम का है। रिसेंटली ही नैनोग्राव करके एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रेविटेशनल वेव्स की, न्यूज में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कल मैंने बहुत डिटेल में अपने मेंटरशिप कोर्स में कवर करवाया है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी। उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि ओपन मार्केट सेल स्कीम, जीएस पेपर 2 फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, इंडिया अफ्रीका टाइज, ये भी आपका जीएस पेपर 2 बायलैटरल टाइज के रिस्पेक्ट में। और कंपेयरिंग इंडियाज एंड चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी आपका जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में कोर्स मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। मेंटरशिप कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं। ओवरऑल यहाँ पे जीएस पेपर वाइज, फोल्डर वाइज टॉपिक को सेग्रीगेट करके रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे जाके, या फिर एप्पल और आईएएस दोनों जगह पे एप्लीकेशन अवेलेबल है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उनको डाउनलोड करके आप इस मेंटरशिप कोर्स को एक बार चेकआउट कर सकते हो। और इसी मेंटरशिप कोर्स के स्टडी मटेरियल सेक्शन में डेली के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की पीडीएफ भी मिल जाती है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने एडिटोरियल से। जो पहला एडिटोरियल है वो है सेकंड मून शॉट, चंद्रयान 3 की यहाँ पे बात हो रही। देखिए, चंद्रयान 3 इज गोइंग टू बी द बस। आगे आने वाले कुछ दिनों में चंद्रयान 3 के ऊपर काफी बातचीत होने वाली है, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था जुलाई 2019 में। चंद्रयान 2 जो जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, लैंडर को आप विक्रम बोलते थे, और उसके अंदर जो रोवर था जो कि मून के सरफेस पे चलेगा उसको आप प्रज्ञान बोलते थे। ओके, तो बेसिकली सितंबर 2019 में मिशन फेल कर गया था, क्योंकि जो लैंडर था स्लो डिसेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन वो क्रैश लैंड कर गया था। तो क्रैश लैंड करने के चक्कर में लैंडर डिस्ट्रॉय हो गया, और लैंडर के अंदर ही रोवर था तो वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो चंद्रयान 2 की जो फेल्योर था, उस फेल्योर को यहां पे सुधारने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फेल्योर था क्यों? तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो गाइडेंस सॉफ्टवेयर था वो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल था, और जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसमें एक अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्जन हुआ इन सर्टेन फेजेस ऑफ द डिसेंट। होता है ना, जब किसी एक पर्टिकुलर आप मशीन का डिसेंट करवा रहे हो कि एटमॉस्फेयर से उस पर्टिकुलर आपके लोग प्लेनेट की सरफेस पे, या फिर कह लीजिए सैटेलाइट की सरफेस पे, जो मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो उस समय पे जो प्रोपल्शन सिस्टम का डिसेंट है उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्जन्स देखने को मिले, जिसके चलते ओवरऑल जो कंट्रोल्ड स्लो डिसेंट था वो अनकंट्रोल्ड हो गया, एकदम से जाके टकराया मून की सरफेस से, बर्बाद हो गया। ठीक है, चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो ये जो रॉकेट है, इट विल प्लेस द पेलोड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये एलिप्टिकल, देखिए फॉर एग्जांपल ये रहा अर्थ, ये रहा मून, तो पहले ओवरऑल ये अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, फिर मून के पास जब ये पहुंचेगा तो उसको एक पुश दिया जाएगा, और उस पुश के चलते फिर ये मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और फिर इस ऑर्बिट में बहुत देर तक घूमने के बाद ये धीरे धीरे करके लैंड करेगा। इसकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि 2:35 पे दोपहर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जुलाई 14 को इसरो लॉन्च करेगा चंद्रयान 3, ठीक है, थ्रू LVM Mark 3। LVM Mark 3 इस प्रकार का GSLV लॉन्चिंग सैटेलाइट आप कह लो इंस्ट्रूमेंट है,
ओवरऑल LVM Mark III के बारे में मैंने कल के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में बातचीत की है। अगर आपने ठीक से मेरा कल का एडिटोरियल और करंट अफेयर सुना है तो उसमें मैंने LVM Mark III के बारे में आपको समझाया था, एक डेडिकेटेड आर्टिकल आया था। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। LVM Mark III के ऊपर चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। ये डेफिनेटली किसी ना किसी PCS के वन लाइनर टाइप में तो आएगा। यूपीएससी में तो खैर अब इतने इजी सवाल नहीं आते, लेकिन बाकी एग्जाम्स में कभी कभी इस प्रकार के सवाल हमें दिख जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो लैंडर है ये डिटैच होगा आपका, बहुत सारे मैनूवर्स होंगे और फाइनली 23-24 अगस्त को ये मून के सरफेस पे ग्रेजुअल लैंडिंग करेगा। अभी के लिए प्लान ये है। इस बार जो लैंडर है उसके लेग्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है इसरो ने, उसकी मिनिमम थ्रस्ट की कैपेबिलिटी को थोड़ा कम किया है, पावर को थोड़ा बढ़ाया है, लैंडिंग सीक्वेंस को अपग्रेड किया है। ये इंडिया का सेकेंड अटेम्प्ट होगा सॉफ्ट लैंडिंग अ लैंडर एंड रोवर और द लूनर सरफेस, और अपने आप में ये एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इंडिया की। अगर इस पर्टिकुलर फीट को इंडिया अचीव कर लेता है, फिर से फेल नहीं होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग मून के ऊपर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और ये फेल हो सकती है। यहां पे एक और चीज बताई जा रही है कि इंडिया ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन किए। ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के रिस्पेक्ट में इंडिया का स्पेस को लेके जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आर्टेमिस अकॉर्ड वाली न्यूज आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पहले के करंट अफेयर्स एडिटोरियल में डिस्कस किया है जब इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन किए। तो रिसेंटली मैंने अपने मेंटरशिप कोर्स में भी ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, इंडिया ज्वाइंस आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो ओवरऑल रिवीजन के रिस्पेक्ट में भी ये चीज आप मेंटरशिप कोर्स से रेफर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि वहां नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, अगर आप ठीक से लगातार लेक्चर्स पढ़ रहे हैं तो भाई क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि पहली सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया की हो गई फोल, दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे इंडिया की सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो भैया इंडिया की जो धाक है स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो बनेगी, नहीं तो फिर इंडिया को उतना सीरियसली लिया नहीं जाएगा। तो आर्टेमिस अकॉर्ड को जो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है उस रिस्पेक्ट में भी इंडिया की एक मॉरल और टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ भाई हम मून पे अपनी सॉफ्ट लैंडिंग को सक्सेसफुल बनवाएं। वैसे ये सक्सेसफुल बनाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि दुनिया भर की बहुत सारी सरकारें और प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस इस समय पे प्रोसेस में हैं। अगर इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग करा देता है मून के साउथ पोल पे हमारे लैंडर विक्रम की, तो अपने आप में इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री होगा जो ये करा पाया है। पहली कौन सी है जरा बताओ। ठीक है, ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है बेसिकली ये यूएस लेड है, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। और अगर आप चाइना रशिया की बात करो तो वो एक अलग ही प्रकार के अकॉर्ड पे काम कर रहे हैं, इसको आप बोलते हो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन में मून के ऊपर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने का प्लान है चाइना रशिया का। तो सब लोग कहीं ना कहीं मून पे पहुंचना चाहते हैं, मून की सरफेस पे अपने रिसर्च स्टेशन को रख के आप कह लो एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। इंडिया भी एक प्रकार से अपना रिसर्च स्टेशन ही रख रहा है। जो रोवर निकलेगा ना आपका प्रज्ञान इस पर्टिकुलर लैंडर विक्रम से मून की सरफेस पे पहुंचने के बाद, वो क्या करेगा, वो एक रिसर्च स्टेशन की तरह ही काम करेगा। ऑब्वियसली बात है वहां पे ह्यूमंस प्लेस नहीं होंगे, बट सॉइल सैंपल्स को स्टडी करना, मून के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ये सब तो यहाँ पे करेगा ही ना। 6 साइंटिफिक पेलोड्स हैं टोटल इस प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम में, और जो 7th इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल में। ये 7th इंस्ट्रूमेंट आपका मून की ऑर्बिट में रह के अर्थ को एनालाइज करेगा और अर्थ पे जो साइंस ऑफ लाइफ है ना उनको आइडेंटिफाई करेगा, और इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जो फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन होंगे ना उसमें ओवरऑल किसी दूसरे दूर दराज के प्लैनेट से ओवरऑल अगर लाइफ के साइंस दिख रहे होंगे तो उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका अर्थ, इधर है मून, प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में है। तो यहां पे जब वो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा तो वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, और हमें पता है अर्थ के ऊपर लाइफ, हम तो अर्थ पे रहते हैं ना। तो लाइफ के सिग्नल्स को इस पर्टिकुलर प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर इन्हीं सिग्नल्स के आधार पर जब इसरो आउटर स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहा होगा तो इन्हीं सिग्नल्स के आधार पर इसरो समझ पाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ हो सकती है। आई होप चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हो। आगे चलते हैं। वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैचवर्ड। एंड्रिया एम वॉजनर जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की और पार्ट है टीम यूएन इन इंडिया एंड कंट्री डायरेक्टर है भूटान की। क्या बोल रही हैं भैया, देखिए इस साल का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ये पर्टिकुलर थीम लाइन इनके हिसाब से इंडिया के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेट बैठती है। देखिए इंडिया में वुमेन और गर्ल्स के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। उनकी फैमिलीज, वुमेन की फैमिलीज
और वुमेन की सेल्फ आइडेंटिटी को इनकरेज और नर्चर करने की बात की जा रही है। लीडरशिप, आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिवनेस, इन सब चीजों को लेकर बात की जा रही है। इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलस नेशन है, ठीक है ना। तो जो वुमेन लेड डेवलपमेंट का टेम्पलेट है इंडिया के अंदर, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, किसी भी फील्ड में हो, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अप्रोच गलत है, ऐसा एंड्रिया एम वॉजनर जी का बोलना है। इनका यह बोलना है कि भैया दुनिया पॉपुलेशन नंबर और टारगेट्स के साथ ऑब्सेस्ड है। हम वुमेन में टोटल फर्टिलिटी रेट के टारगेट की बात करते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या है 2.1, तो कोशिश ये रहती है कि ओवरऑल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से चीजों को अप्रोच नहीं करना है। ऑथर का ये बोलना है कि बेटर ये रहेगा कि आप रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को प्रमोट करो। हर वुमेन अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की एवेन्यूज को देखते हुए अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने। तो उस वुमेन को अगर आप बता रहे हो कि हाँ भाई तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो या तुम कम बच्चे पैदा करो, तो ये रियल वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। रियल वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का पूरा एक्सेस होगा वुमेन के पास, वो वुमेन प्रॉपर तरीके से अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करे, बच्चे को पैदा करना, उसका पालना, इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद अपना खुद का डिसीजन ले। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी होती है और रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ डिसीजंस होते हैं, ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोअर्शन के, वायलेंस के लिए जाएं। ओवरऑल इंसान ऑटोनॉमस हो अपने इन पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए इंडिया के अंदर जो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज है ना, ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। मतलब यहाँ पे वुमेन और कपल्स तब बच्चे करें जब वो बच्चे करना चाहें। उनको ना उनके फैमिली मेंबर्स प्रेशराइज करें और ना ही सरकार उनको प्रेशराइज करे कि तुम कम बच्चे करो या तुम ज्यादा बच्चे करो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को पड़ता है। इंडिया को डिजर्व करना, मतलब इंडिया डिजर्व्स टू बी कमेंडेड। मतलब कुछ चीजें यहाँ पे इंडिया ने ऐसी की हैं जिसके लिए इंडिया की तारीफ होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजों की बात हो रही है, तो बहुत सारे फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर चलाए गए हैं। इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज का बहुत से पोटेंशियल बेनिफिशियरीज को दिया गया है। मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज अवेलेबल करवाना, इंफॉर्मेशन काउंसलिंग और सर्विसेज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड लोगों को अवेलेबल करवाना। इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग 2030 पार्टनरशिप इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव बास्केट, इसके ऑप्शंस को लोगों तक पहुंचाना, वुमेन तक पहुंचाना, वुमेन राइट्स और ऑटोनॉमी को प्रमोट करना, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस को प्रमोट करना, टाइमली क्वालिटी एंड अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अवेलेबल करवाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना भाई। इंडियन गवर्नमेंट के जो हेल्थ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है ना, इन्होंने ओवर द इयर्स स्टडी प्रोग्रेस दिखाई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करो तो ये इंक्रीज हुआ है देश में ओवर द इयर्स। 1990 से कंपैरिजन में इंडियंस इस समय पे 1 डिकेड ज्यादा जी रहे हैं। मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो बढ़ चुकी है। मैटरनल हेल्थ के पैरामीटर्स भी इंप्रूव हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट 2004 में देखोगे तो इट वाज 254 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, लेकिन अब वो कम होकर 97 हो चुका है। तो नो डाउट जेंडर एम्पावरमेंट के फिगर्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप टीनेज प्रेगनेंसी की बात करो तो वो कम हुई है। जो एक्सेस है वाइटल सर्विसेज का, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन का, वो इंप्रूव हुआ है। तो नो डाउट भाई सक्सेस तो देखने को मिली है। रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुई जिसमें ये देखा कि जो 10% ऑफ द वुमेन इन इंडिया इंडिपेंडेंटली एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन हेल्थ। तब हम कमी की बात कर रहे हैं। इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की वो हमने बात की, लेकिन एज अ वुमेन इंडिया के अंदर कितनी फ्रीडम है, कितनी ऑटोनॉमी है अपने डिसीजंस को लेने में, इस बात को लेके भाई थोड़ा इशू है। जैसे फिजिकल ऑटोनॉमी लैक करती है इंडिया की वुमेन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 क्या बोल रहा है कि केवल 10% इंडिया के अंदर वुमेन ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने हेल्थ के रिस्पेक्ट में डिसीजन ले सकती हैं। 11% वुमेन इंडिया में मैरिटल रेप को, मैरिटल वायलेंस को एक्सेप्ट करती हैं, मैरिटल रेप के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं करती हैं। मतलब अगर हस्बैंड वायलेंस के साथ सेक्स कर रहा है तो दे आर रेडी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंडिया के अंदर जो हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी है वो अनप्लान्ड होती है, ज्यादातर ग्लोबली हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है। फिर जेंडर इक्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो आप पॉपुलेशन एज अ होल की बात करो और इंडिविजुअल की भी बात करो, ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो जेंडर पैरिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ मेन और वुमेन का होना,
ठीक है ना, फीमेल और मेल चाइल्ड का होना, और उसके साथ साथ इन पर्टिकुलर चाइल्ड की ग्रोथ के समय पे, इनकी परवरिश के समय पे इक्वल फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल होना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडिया के पास एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है एडवांस करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का ये 10 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है। देखिए बात ये कि हमें अपने जेंडर इक्वालिटी पैरामीटर्स को बढ़ाना है। जब हम अपने जेंडर इक्वालिटी पैरामीटर्स को बढ़ाएंगे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ओके, अगर 10 परसेंटेज पॉइंट वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है तो 70% पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ यहां पे बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो मतलब अगर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो 2025 तक हम एडिशनल जीडीपी जोड़ सकते हैं $770 बिलियन की। समझ गए? मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी के बढ़ने का रेट है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। लॉजिक ये है कि वुमेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, और इस 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप डिसएडवांटेज रखोगे, घर तक दबा के रखोगे, सोशल नॉर्म्स के अंदर इनको दबाओगे, घर के अंदर इनको पढ़ाई नहीं करोगे, इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करोगे जेंडर के आधार पर, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पोटेंशियल के बेसिस पे आप देश को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डोंट वेस्ट द वेस्ट वाटर। ब्रायन वॉल, मतलब वेस्ट वाटर को वेस्ट मत करो। अभी ये क्या लॉजिक है? तो ब्रायन वॉल एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है, फैकल्टी मेंबर है जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की। इनका व्यू पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। इस व्यू पॉइंट को बताने के लिए जॉन स्नो नाम के एक फिजिशियन का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि लंदन में एक्टिव थे 1854 में। 1854 में एक डिवास्टेटिंग कोलेरा आउटब्रेक आया लंदन में, 1854 की बात हो रही है। और लंदन में जब ये बीमारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, तो जॉन स्नो फिजिशियन ने सोचा कि यार क्या सोर्स है इस बीमारी का, मतलब लोग इतना मर रहे हैं, कैसे इसको रोका जाए। तो बहुत खोज की यहाँ पे, किसने? जॉन स्नो ने। और फाइनली जॉन स्नो को ने जो लंदन की एक पॉपुलेटेड सोहो डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, सोहो एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड लंदन में एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप लंदन घूमने जाओगे तो वहां जा सकते हो। तो सोहो डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे कंटेमिनेटेड वाटर पंप था। इस वाटर पंप से पी के लोग बीमार पड़ रहे थे ब्रॉड स्ट्रीट के पास। तो बेसिकली यहां पे जॉन स्नो ने आइडेंटिफाई किया कि इस वाटर पंप की वजह से बीमारी फैल रही है। उस समय पे इस बीमारी के अंदर बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, बस ये पता चल गया कि वेस्ट वाटर का सोर्स क्या है। तो उसके बाद अथॉरिटीज ने इस पर्टिकुलर पंप को हटा दिया। जब पंप को हटा दिया तो उसके बाद ये कोलेरा डिजीज फैलनी कम हो गई। तो यहां पे जॉन स्नो ने कोलेरा के, आप कह लो बैक्टीरिया वायरस को आइडेंटिफाई नहीं किया, यहां पे जॉन स्नो ने बस ये आइडेंटिफाई किया कि वेस्ट वाटर का सोर्स कहां था, कहां से ये वेस्ट वाटर फैल रहा था, लोगों तक पहुंच रहा था, उनको बीमार कर रहा था। तो लॉजिक क्या? लॉजिक ये है कि अगर आप जो गंदगी फैल रही है उस फैलती गंदगी के सोर्स को आइडेंटिफाई कर लो तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल उस फैलती गंदगी से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज तो कर ही सकते हो। और इस चीज को आज की डेट में भी अप्लाई किया जा सकता है। एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट में, ग्लोबल हेल्थ में, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ। इसने क्या बोला? रीइटरेटेड द प्रॉमिस ऑफ यूजिंग वेस्ट वाटर फॉर पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। बेसिकली वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करके पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस करो। जहां जहां पे भी वेस्ट वाटर पाया जा रहा है, अगर आप जान लेते हो कि ये वेस्ट वाटर है तो आप समझ जाओ कि वहां पे कुछ ना कुछ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है। इस स्ट्रैटेजी को 80 साल पहले प्रपोज किया गया था। पोलियो वायरस को हटाने के लिए भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे भी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बहुत काम आई। स्ट्रैटेजी क्या है? वेस्ट वाटर को, गंदगी को आइडेंटिफाई करके आप ये पता करोगे कि हाँ भाई बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा डर कहाँ है और हेल्थ इंटरवेंशंस कहाँ पे सबसे ज्यादा करने हैं। अगर आप वेस्ट वाटर सर्वेलेंस की बात करो, फॉर नोन और न्यू हेल्थ थ्रेट्स ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स फॉर एनहांसिंग पब्लिक हेल्थ अफेयर्स। ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना। यहां पे इन्वेजिव सैंपल्स नहीं लेने पड़ते। देखिए पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम में अलग अलग जगह पे कुएं हैं, अलग अलग जगह पे वाटर सोर्सेज हैं, नदियां बह रही हैं, पॉइंट बह रहा है, तो भैया इन जगहों पे ऑटोमेटिकली पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के अंदर पानी के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए और समय समय पे इन पानी के सेंसर्स की टेस्टिंग की जाए। तो हम ये पता कर पाएंगे कि इन पानी के सैंपल्स में कंटैमिनेशन का कितना रेट है, और अगर हम कंटैमिनेशन का रेट पता कर पाते हैं तो सही समय पे हम उस कंटैमिनेशन को एड्रेस भी कर पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पे वेस्ट वाटर एग्जिस्ट करता है, इस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर को सॉर्ट आउट करो, नहीं तो ये बीमारी फैला सकता है। तो यही बोला जा रहा है, incorporating waste water surveillance will not fix these issues but it could help reduce the reliance
on any one source of data. In practical terms, wastewater surveillance in India could involve systematic sampling and analysis of samples from varied sources such as wastewater ponds in rural areas and centralized sewage system in urban localities. मतलब centralized sewage system से पानी निकाला, अर्बन इलाकों में जो अलग अलग पॉन्ड्स हैं, जो अलग अलग वाटर के सोर्सेज हैं, बाउलीज हैं, रिवर्स हैं, वहां से पानी निकाला, उन पानी को समय समय पे सैंपल किया, टेस्टिंग की, पता किया कि क्या उसमें कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है और अगर है तो उस बैक्टीरिया और वायरस को सॉर्ट आउट करने के लिए रियल टाइम में स्टेप्स लिए। तो आपने सर्वेलेंस में वेस्ट वाटर सर्वेलेंस को जोड़ दिया। प्रेजेंट सर्वेलेंस मैकेनिज्म में किस जगह पे पानी के अंदर गंदगी फैल रही है, इससे पहले कि वो गंदगी लोगों को बीमार करना शुरू करे, आप पहले ही सचेत हो गए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पानी में इस जगह पे गंदगी है, तो जल्दी से स्टेप्स ले लो, इस गंदगी को हटाओ, लोगों को सचेत करो, नहीं तो ये पानी लोगों को बीमार कर सकता है। तो इसको आप बोलते हो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, को आप बोलते हो कि वेस्ट वाटर को भी हम वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं, वेस्ट वाटर को भी टेस्ट करके हम ये पता कर रहे हैं कि हाँ भाई किस जगह पे आगे आने वाले समय में बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, फिर ये बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में एक सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। यह ऑफर करता है एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर सर्वेलेंस। तो ये अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं किस प्रकार से रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है डिजीज स्प्रेड की। अब डिजीज स्प्रेड को ट्रैक करना है तो उसका जो कॉज है वेस्ट वाटर, उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन कर लेते हो अगर आप वेस्ट वाटर सर्वेलेंस का हमारे पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस में, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल एपिडेमियोलॉजिक मेथड्स के साथ इनको डिप्लॉय करके लॉन्गर टर्म में वेस्ट वाटर सर्वेलेंस करके कहां पे एनवायरनमेंट में इस वेस्ट वाटर का नुकसान हो सकता है, इस बात को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहां पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। तो आगे चलते हैं भाई आपका करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में एंट्री मार जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट टू क्वैश क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट माइनर बॉयज फॉर कंसेंशुअल रिलेशनशिप विद माइनर गर्ल्स। मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पे ओवरऑल जो मद्रास की स्टेट पुलिस अथॉरिटीज है उनको ये डायरेक्शन दिया है कि भैया तुम हमको टोटल ये बताओ कि किस जगह पे पॉक्सो के अंदर केसेस रजिस्टर्ड है माइनर बॉयज के अगेंस्ट रेप के, जब वो एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप के साथ इन्वॉल्व है माइनर गर्ल्स में। देखिए आज की डेट में जो यंग तबका है उसके हार्मोन फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोशीला है और मॉडर्निटी का जमाना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ओवरऑल सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा टैबू नहीं रह गया और इंडिया में भी वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर आ रहा है। कुछ लोगों के हिसाब से सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तो उसकी एथिकलिटी में ना जाते हुए यहां पे समझने की ये कोशिश करते हैं कि अगर एक माइनर बॉय और माइनर गर्ल एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और एलोप कर जाते हैं, ऑब्वियसली बात है फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा केसेस में मानेंगे नहीं तो वो भग लेते हैं, निकल लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या गर्ल की फैमिली वाले बॉय की फैमिली वाले के ऊपर रेप का इल्जाम लगा सकते हैं? अभी रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है टू क्वैश क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट माइनर बॉयज फॉर हैविंग कंसेंशुअल रिलेशन और हैविंग एलोप्ड विद माइनर गर्ल्स। तो माइनर गर्ल एक माइनर बॉय के साथ अपनी मर्जी से भागी है, मतलब एक 17 साल का लड़का और 17 साल की लड़की, दोनों की उम्र 18 साल से कम है, दोनों ही बच्चे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर लड़का 22 साल का है और लड़की 16 साल की है तब इस 22 साल के लड़के को लीगल प्रोसेस में लपेट लिया जाएगा, क्योंकि इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इसको समझ होनी चाहिए लीगल एंगल्स की, एक प्रॉपर अडल्ट है। बट कोई लड़का जो प्रॉपर अडल्ट है ही नहीं, 18 साल से कम का है, वो अगर एक माइनर लड़की के साथ भागता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रेप के चार्जेस नहीं लगते। कई बार क्या होता है कि लड़की के फैमिली वाले मिलने के बाद इस माइनर बॉय के ऊपर रेप के चार्जेस लगा देते हैं अंडर पॉक्सो एक्ट। तो यहां पे राज्य की सरकार को अथॉरिटेटिव डायरेक्शन देते हुए जो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं एन आनंद वेंकटेश्वर सुंदर मोहन, इन्होंने बोला है कि भैया ये सब नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, जस्टिस वेंकटेश ने ये बोला कि 1728 ऐसे केसेस हैं रजिस्टर्ड हैं तमिलनाडु में सिंस 2010, इसमें से 1274 पेंडिंग है, 21 पेंडिंग है पुदुचेरी में, 6 कराईकल में, 2 एनएम में। पुलिस अथॉरिटी से ये बोला गया है कि भैया आप हमें ये रिपोर्ट सबमिट करके बताइए कि इसमें से कितने कंसेंशुअल एलोपिंग और लव के एंगल्स है, जहां पे अपनी मर्जी से वो माइनर गर्ल भागी थी उस पर्टिकुलर लड़के के साथ, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोएशन नहीं था, तो उस केस में रेप के और पॉक्सो के चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के अगेंस्ट बात की। उसके साथ साथ लड़के का जो पोटेंसी टेस्ट होता है ना, उसका स्पर्म कलेक्ट करके, तो स्पर्म कलेक्ट करके आपको पोटेंसी टेस्ट नहीं करना है, ब्लड टेस्ट करके आपको पोटेंसी टेस्ट करना है। तो ये सब डायरेक्शंस यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए। आगे चलते हैं, द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पैलिएटिव केयर इन द फेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
देखिए इंडिया में लगभग दुनिया की 20% आबादी रहती है और 2/3 आबादी कहाँ रहती है? गांव के इलाके में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अब स्ट्रेस का समय, लाइफस्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बढ़ गए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत प्रकार के होते हैं, शुगर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, डायबिटीज शुगर एक ही बात है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होना, कैंसर हो जाना, दीज आर बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ओवरऑल इंडिया के अंदर हर साल 14 लाख लोग कैंसर डिटेक्ट करते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी सिलेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो पैलिएटिव केयर देना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर पैलिएटिव केयर क्या होती है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर पैलिएटिव केयर तो जो बूढ़े लोगों की केयर होती है वो होती नहीं। बूढ़े लोगों की केयर को भी आप पैलिएटिव केयर कह सकते हो, लेकिन पैलिएटिव केयर एक जनरल ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करती है। जो लोग लाइफ लिमिटिंग इलनेस से सफर कर रहे हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो मेडिकल केयर उनको दी जा रही है उसको आप पैलिएटिव केयर बोलते हो। तो ये आइडेंटिफाई करता है पेशेंट एट रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द फैमिली। कभी कभी इसको एंड ऑफ लाइफ केयर से भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है, बूढ़े लोगों की सर्विसेज मिस इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैलिएटिव केयर का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कोई लाइफ लिमिटिंग इलनेस हुई है, कोई कैंसर हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो केयर दी जा रही है उसको आप पैलिएटिव केयर बोलते हो। पैलिएटिव केयर में फिजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स सबको यहाँ पे टैकल किया जाता है। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल कॉसेस, कैंसर, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को टेकअप किया जाता है, वगैरह वगैरह। इन केस जो केयर गिवर यहाँ पे ओवरऑल पैलिएटिव केयर दे रहा था, जिसको दे रहा था वो मर जाता है, तो केयर गिवर को भी यहाँ पे काउंसलिंग लेसन्स दिए जाएंगे। पैलिएटिव केयर इंडिया में टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लिमिटेड है। अर्बन इलाकों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पे पैलिएटिव केयर अवेलेबल है, ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर 7 से 10 मिलियन लोग जिनको पैलिएटिव केयर की जरूरत है, 70 लाख से कह लो 1 करोड़ लोग जिनको पैलिएटिव केयर की जरूरत है, केवल 1 से 2% को पैलिएटिव केयर मिल पाता है। ओके, ये सब बातें हैं। एक ऑन्कोलॉजिस्ट है यहाँ पे आजू मैथ्यू करके, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को देखते हैं, इनका बोलना है कि हर 10 पेशेंट्स में से 7 पेशेंट को पैलिएटिव केयर की जरूरत है। इंडिया ने डेफिनेटली अपनी आजादी के बाद पैलिएटिव केयर के ऊपर फोकस किया है। एक 3 टायर हेल्थ सिस्टम चलाया गया, मल्टीपल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि 55 मिलियन लोग जो है देश के अंदर, 5.5 करोड़ लोग, वो हर साल पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते हैं हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के चलते। ओवर मेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, उसके चलते लोगों की जेब पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। तो जब वो अपनी नॉर्मल दवाइयां, नॉर्मल इलाज ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पैलिएटिव केयर वो कहां से अफोर्ड करेंगे? तो पैलिएटिव केयर इज बीइंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। उसके बाद आया इसकी जगह रिप्लेस करके नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्रॉनिक डिजीज आती हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को बढ़ा देती हैं। ये सब बातें बताई जा रही है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 2010 में ओवरऑल इसको लॉन्च किया गया था। पैलिएटिव केयर को हटाने की बात करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ने की बात करता है, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव स्टेप लेने की बात करता है। उस प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव स्टेप में आप कह लो टर्शरी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। तो जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस आई हैं रिसेंटली NP-NCD की, वो थोड़ी फ्लॉड है इस समय पे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया जा रहा है। वो टॉपिक ये है कि जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, उसमें एक बीमारी कैंसर के ऊपर जरूर से ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कैंसर के अलावा बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। और जो नए अमेंडमेंट्स है वो पैलिएटिव केयर के स्कोप को थोड़ा कम करते हैं। इस नई गाइडलाइंस में गैप क्या है? देखिए ग्लोबल एटलस ऑफ पैलिएटिव केयर अगर आप 2020 का देखोगे तो इसने ये बताया कि पैलिएटिव केयर की जरूरत नॉन कैंसर इलनेस में भी है। अब NP-NCD की जो गाइडलाइंस मई 2023 में रिलीज हुई हैं, वो पैलिएटिव केयर को कैंसर के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि पैलिएटिव केयर बहुत प्रकार की बीमारियों में, रेस्पिरेटरी बीमारी, हार्ट बीमारी, शुगर बीमारी, ब्लड प्रेशर बीमारी, सब में जरूरत है। तो सिर्फ कैंसर हुआ है उनको ही पैलिएटिव केयर की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत अलग अलग प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पैलिएटिव केयर की जरूरत है। प्लस पैलिएटिव केयर केवल हॉस्पिटल में मिले वो जरूरी नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल को पैलिएटिव केयर लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो ये हमारे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की कमी है। बेटर ये रहेगा कि घर के अंदर तक पैलिएटिव केयर को पहुंचाया जाए।
आप नर्सेस के फॉर्म में पहुंचा सकते हो, आप हॉस्पिटल के इंटरवेंशन के फॉर्म में पहुंचा सकते हो, आप घर वालों को ट्रेनिंग देके पहुंचा सकते हो। उसके साथ साथ देखिए जो नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं एनपीएनसीडी में, उसमें 11 प्रोग्राम्स को कन्वर्ज करने की बात की गई। उसमें से एक प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 2012 में लॉन्च किया गया। तो बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर के बारे में जानते ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं है। फिर ओवरऑल अगर आप देखो तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ये भी पैलिएटिव केयर को लोगों तक पहुंचाने की बात करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है। बहुत सारे एनजीओज एक्टिव हैं, पैलियम इंडिया, करुण श्राया, कैन सपोर्ट, ये भी पैलिएटिव केयर को प्रमोट करने की बात करते हैं, बट मुश्किल है क्योंकि एनजीओज की जेब में उतना पैसा होता नहीं है जितना सरकार की जेब में होता है। तो पैलिएटिव केयर को एक और हॉलिस्टिक एंगल से देखने की जरूरत है, ये यहां बोला जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, द ग्लोबल साउथ ऑरिजिन्स एंड सिग्निफिकेंस, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे भाई। ग्लोबल साउथ की परिभाषा बताई जा रही है। देखिए आज की डेट में अगर आप लीडिंग कंट्रीज अफ्रीका, एशियन, लैटिन अमेरिका को देखो, नाटो का जो स्टांस रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को, इस बात को लेकर बहुत सी कंट्रीज को प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग इंडिया। डेफिनेटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इस बात को ब्लैटेंटली इंडिया सपोर्ट नहीं करता, बट नाटो जो पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट देकर रशिया के साथ जंग को एक्सटेंड कर रहा है, ये बात भी इंडिया सपोर्ट नहीं करता। अब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नाटो के साथ खड़ी हैं यूक्रेन के अंदर वॉर खत्म करने के लिए। इन कंट्रीज को आप ग्लोबल साउथ बोलते हो। ग्लोबल साउथ क्यों रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? ओके, अब बात यहां पे कि ग्लोबल साउथ है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, इस दिस टर्म। तो ग्लोबल साउथ रिफर्स टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। ज्यादातर ये जो कंट्रीज है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, बट जरूरी नहीं कि साउथ हेमिस्फीयर में आए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, चाइना, ये दोनों ही ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ओके, ये कंट्रीज को पुअर बोला जाता है, हाई लेवल्स ऑफ इनकम इक्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हार्शर लिविंग कंडीशंस देन द ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूएस एंड यूरोप, ठीक है। तो ये चीज यहां बताई जा रही। तो ग्लोबल साउथ टर्म पहली बार कहां आया? 1969 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस्बी ने इस पर्टिकुलर टर्म को इस्तेमाल किया, जब उन्होंने लिबरल कैथोलिक मैगजीन कॉमनवील में आर्ग्यू किया कि वॉर इन वियतनाम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न डोमिनेशन ओवर द ग्लोबल। तो यूएस ने जो वॉर इन वियतनाम किया था, यूएस जो हार के वियतनाम से बाहर निकला था, तो वो खत्म था नॉर्थ का डोमिनेंस ओवर ग्लोबल साउथ। तो उस समय पे ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस्बी ने। 1991 में जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, सोवियत यूनियन को उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था। ओके, अगर आप देखो तो एल्फ्रेड सॉबी ने 1952 में फ्रांस के 3 स्टेट्स के आधार पर 3 वर्ड्स की डेफिनेशन बनाई। एक तो फर्स्ट वर्ड जो कि एडवांस कैपिटलिस्ट नेशंस थे, दूसरा सेकंड वर्ड जो कि सोशलिस्ट नेशन थे जिनको लीड कर रहा था यूएसएसआर 1991 में टूट गया, और तीसरा था थर्ड वर्ड जो कि थी डेवलपिंग नेशंस। वो ना कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ रहना चाहते थे, ना सोशलिस्ट कंट्री के साथ रहना चाहते थे, ठीक है। लेकिन कई बार इन थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज को गरीब दिखाया गया। जैसे सोशलॉजिस्ट पीटर वॉजली ने अपनी 1964 की किताब द थर्ड वर्ल्ड अ वाइटल न्यू फोर्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इसमें यह लिखा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री नॉन लैंड मूवमेंट की बैकबोन है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी उसमें पॉवर्टी है, स्कॉलर है, इनस्टेबिलिटी है, बहुत सारी जो बनाना रिपब्लिक है छोटी छोटी जिनके ऊपर डिक्टेटर्स राज करते हैं, ये भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। और जब सोवियत यूनियन गिरा, जब सोशलिस्ट ग्रुप गिरा, जब सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर गिरा, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके बढ़ी, और आज की डेट में थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज इस थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर को पोर्ट्रे करती हैं, और दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, ठीक है। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने इफेक्ट को, अपने इन्फ्लुएंस को डिस्प्ले कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर आप देखो तो चाइना ने मांडवली करवाई ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, एक ऐसी मांडवली, एक ऐसा नेगोशिएशन जो बहुत लंबे समय तक यूएस भी नहीं करा पाया, जबकि वो वेस्ट एशिया और गल्फ की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव था। तो इससे पता चल रहा है कि इकोनॉमिक पावरलेसनेस से आज की ग्लोबल साउथ की कंट्री किस हद तक इकोनॉमिक पावरफुल हो चुकी है। चाइना की तो खैर बात ही छोड़ दो, चाइना तो उस समय पे खड़े होकर सामने यूएस को टक्कर दे रहा है, यूएस को चैलेंज दे रहा है इकोनॉमिक फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, वगैरह वगैरह। तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आज की डेट में दुनिया में आगे आ चुकी हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखा रही हैं, ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज की आप कह लो डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं। तो ये सब ग्लोबल साउथ के बारे में बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, द स्ट्रेंज पार्टिकल दैट अपहोल्ड द की टू भाई क्वांटम कंप्यूटर्स। क्या भैया यहां पे बात की जा रही है मेजोराना जीरो मोड्स की।
अब भाई क्वांटम कंप्यूटिंग अपने आप में बहुत ही टेढ़ा टॉपिक है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग में यहाँ पे इतनी ट्रिकी परिभाषाएं दी गई हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस पार्टिकल को समझने में। क्या हुआ, 21 जून को माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है, एक स्ट्रेंज काइंड का पार्टिकल ढूंढ लिया है जो कि रेवोल्यूशनाइज कर देगा क्वांटम कंप्यूटिंग को। क्वांटम कंप्यूटर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है और इनको और स्ट्रांग करने का तरीका ढूंढा गया। क्या है भैया ये और स्ट्रांग करने का तरीका? तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बेसिक फिजिक्स देख लेते हैं। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो फर्मियंस के थ्रू बने हुए हैं। 1928 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे पॉल डिराक। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है और अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ क्वांटम मैकेनिक्स को मिला दिया जाए तो पार्टिकल फिजिक्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यहां पे स्टडी करने की कोशिश की गई, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो कि स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो यहां पे डिराक ने नोटिस किया कि भाई एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ये दो एंटी पार्टिकल अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एक दूसरे को एनिहिलेट कर देंगे, तबाह कर देंगे। हम समझने की कोशिश करते हैं। हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। देखिए इन्वायरमेंट में, फिजिक्स में जो पार्टिकल्स हैं ना वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिल गए तो चार्ज कंपनसेट हो गया। उसी प्रकार से हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो हर इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन होगा या फिर एक एंटी इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई 1932 में। 1937 में इटालियन फिजिसिस्ट थे एटोर मेजोरोना। उन्होंने डिराक इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या किया कि भाई ये पता किया, ये प्रूव किया कि कुछ पार्टिकल खुद अपने एंटी पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं, कुछ पार्टिकल के एंटी पार्टिकल्स अलग से एग्जिस्ट करते हैं और कुछ पार्टिकल खुद अपने लिए एंटी पार्टिकल की तरह यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। हर पार्टिकल में 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। नो टू पार्टिकल्स इन द सेम सिस्टम कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। हर क्वांटम नंबर की अपनी अलग पार्टिकल आईडी होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फर्मियंस का सब एटॉमिक पार्टिकल का क्वांटम स्पिन में, वो हाफ इंटीजर वैल्यू में होता है। अगर 2 क्वांटम पार्टिकल्स यहां पे एज अ पेयर भी एग्जिस्ट करते हैं तो हाफ इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि खुद एंटी पार्टिकल की तरह काम करता है वो एक ग्रुप में एग्जिस्ट करता है हाफ इंटीजर वैल्यूज में, तो उसको आप कभी कभी मेजोराना जीरो मोड्स भी बोलते हो। समझ गए? एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो खुद के एंटी पार्टिकल की तरह काम कर सकता है, एक जीरो मोड में कपल की तरह इस्तेमाल हो सकता है हाफ इंटीजर आउटपुट वैल्यू के साथ, इसको आप बोलते हो मेजोराना जीरो मोड। और ये जो मेजोराना जीरो मोड है इनको रियलाइज किया जा सकता है टू फॉर्म अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कल की डेट में आपसे बोला जाए मेजोराना जीरो मोड्स ये कौन से फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, तो भैया लिख देना क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटिंग से ज्यादा पावरफुल है। एक क्वांटम कंप्यूटर में आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को एज क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हो, ये फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन को कोड करते हो, इनकी स्पिन के हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है। मेजोराना जीरो मोड्स में एक पार्टिकल एक कपल की तरह एग्जिस्ट करता है अपने जीरो मोड में, और उस कपल की स्पिन को और उसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को डिप्लॉय करके आप फाइनल आउटपुट निकालने की कोशिश करो, क्वांटम कंप्यूटिंग करने की कोशिश करो। इसको आप बोलते हो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। यही है बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एक और पॉइंट यहां पे बात करते हैं कि अगर आप मेजोराना जीरो मोड्स बनाते हो तो इनका चैलेंज क्या है। देखिए बात ये है कि जो मेजोराना जीरो मोड्स है ना, इनको बनाना आज की डेट में चैलेंज है। It could give rise to a structure called a topological supercomputer. To be a Majorana zero mode, any bound state should obey the Dirac equation and should be its own antiparticle. A topological superconductor is built to allow particles to meet these conditions. तो भैया बात ये है कि जैसा कि मैंने बताया, एक पार्टिकल अपने खुद के एंटी पार्टिकल की तरह काम करे, कपल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, डिराक इक्वेशन को ओबे करे, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें सेमीकंडक्टर होगा इन द फॉर्म ऑफ अ नैनो वायर, इसके ऊपर एक सुपर कंडक्टिंग शीथ होगी, ठीक है, नैनो वायर का वो पार्ट होगी। ये पर्टिकुलर नैनो वायर को स्मॉल जंक्शन से आप कनेक्ट करोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फीड किए जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपॉय की जाएगी, पूरा का पूरा सेटअप बनेगा। ये मेजोराना जीरो मोड्स हैं।
ये एंड ऑफ द नैनोवायर में एग्जिस्ट करेंगे, ये मटेरियल के साथ इंटरफेयर करेंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोले जा रही हैं। बस आप ये समझ लीजिए मेजोराना जीरो मोड्स, ये अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो भाई। ये आपके लोग कपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्टिकल जब खुद अपने एंटी पार्टिकल की तरह काम करता है, अलग से एंटी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है और हाफ इंटीजर वैल्यूज लेके काम करता है, तब ओवरऑल आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये टोपोलॉजिकल सुपर क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होंगे। और आज का आखिरी आर्टिकल, व्हाट वर द इवेंट्स विच लेड टू द राइट्स इन फ्रांस। तो भैया 27 जून को नाहिल मरजूक की मौत होती है। यहाँ पे पुलिस वाला चलती गाड़ी के ऊपर गोली चला देता है और उसके बाद पूरे फ्रांस के अंदर बवाल बैठ जाता है। फ्रांस के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं इनका ये बोलना है कि भाई अक्सर कर जो ट्रैफिक लाइट्स पे चलती गाड़ियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो गोली ब्लैक या अरब को टारगेट किया जाता है। पिछले साल 13 इंडिविजुअल्स जो कि ट्रैफिक स्टॉप्स पे कंप्लाई नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चला दी गई। इस साल पे भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स निकल के आए हैं। तो भाई क्या इस प्रकार से गोली चलाने का अधिकार है फ्रांस में पुलिस वालों को? देखिए, जब फ्रांस में टेररिस्ट अटैक बढ़े तो पुलिस वालों को यह अधिकार दिया गया। ब्लैक्स, अरब्स और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी का यह बोलना है कि चूंकि वो माइनॉरिटीज हैं तो उनके खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर वायलेंस ने फ्रांस की पॉलिटी को, फ्रांस के सोशल फैब्रिक को अंदर से तोड़ के रख दिया है। ये इस बात से पता चलता है कि नाहिल की मौत के बाद नाहिल की फैमिली के लिए जो फंडिंग आई है, उससे ज्यादा फंडिंग आई है उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड ऑफिसर के लिए जिसने गोली चलाई थी। उसके लिए 1.6 मिलियन यूरोस की फंडिंग आई। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उसके राइट के लिए लड़ रहे हैं। फ्रांस के अंदर बहुत से लीडिंग राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन उसके राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हुए ना, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी लूटी गई है, आर्सन हुआ है, इसने सरकार के स्टैंड को कमजोर कर दिया। शुरू में सरकार ने कोशिश की यहाँ पे स्टेप लेने की, लेकिन इन्होंने इतना तरखाट, इतना वायलेंस मचा दिया कि खुद फ्रांस के लोग इस बात पे कन्विंस हो गए कि हाँ भाई हमें संभल के रहना है माइनॉरिटी से। सोचिए इस हद तक यहाँ पे बवाल, लूटिंग, आर्सन फैला है कि लोगों को डाउट हो गया है। अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को इस समय पे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज क्वेश्चन कर रही हैं। मैरी ली पेन ने रिसेंटली फ्रेंच पार्लियामेंट में एक बहुत पैशनेट स्पीच दी जहां पे इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लेक्चर में यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको यूजफुलनेस इस लेक्चर में लगी होगी। काफी एफर्ट डाला है मैंने इन लेक्चर्स में। आई होप आपको मजा आ रहा है। जितने भी टॉपिक्स हैं सब डिस्कस हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पीडीएफ को और इंप्रूव करूं और आपके लिए अट्रैक्टिव बनाऊं। ये जो प्लेन पेपर फॉर्मेट में पीडीएफ आ रही है, इसके वाले फॉर्मेट को चेंज करूं। थोड़ा समय जाएगा, हो सकता है 5 दिन जाए, 10 दिन जाए, 15 दिन जाए, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैं जरूर चेंज कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चाहे तो एक बार मेंटरशिप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट में मेंटरशिप कोर्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। गुड बाय।